जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। जा तू भी कहीं जा जिस दर पर, सबकी बिगड़ी बनती है, सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू वहीं जा जिस दर पर, सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरी तस्वीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है मेरे बच्चों? बढ़िया हो? कतरे को समुंदर कर डाला, जब मौज में आई हो लहरें, कतरे को समुंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, ये उनकी रीत पुरानी है, खाली देखा उसे भर डाला। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे पिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर दे बच्चों, क्या हाल चाल है? आप मेरे सामने नहीं बैठे, बट फिर भी मेरे को फील हो रहा है कि आप मेरे सामने बैठे। ठीक है यार, मैं तुम्हारी क्लास लाइव नहीं ले पाया, अभी हमारे दोपहर के 2 बजे हुए हैं। पहले मेरे को यह था कि मैं आपको ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, जितने बच्चे लाइव अटेंड कर लें अच्छी बात है, शायद कुछ ना कुछ बच्चे लाइव आ जाते। बट मेरे को लगा पता नहीं फिर 2 बजे कितने बच्चे एकदम, मतलब कहते हैं ना वो इमीडिएट शो को नोटिस पे कितने बच्चे लाइव आएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, क्लास देखनी है बाद में देख लेना, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास के बाद हमारी 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को हमारी कोई क्लास नहीं होगी। 22 तारीख को फिर हमारी क्लास होगी जी, 22 तारीख को हमारी क्लास होगी। और 22 तारीख को जो आज हम करेंगे ना, उसकी केस स्टडी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो मेरे पास आज थोड़ा सा टाइम की कमी थी, इसलिए मैं केस स्टडी ड्राफ्ट नहीं कर पाया। तो केस स्टडी जो हम डिस्कस करेंगे वो 22 तारीख को आज वाली क्लास की ही केस स्टडी डिस्कस करेंगे। देन फिर 23 तारीख से हम अपना CIRP स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। 23 तारीख के बाद हमारे मतलब ये लगा लो काफी सारे रिवीजन लेक्चर जो होंगे वो उन सेक्शन के होंगे जो CR वाले IBC के अंदर भी बहुत काम के हैं और इलेक्टिव वाले IBC के अंदर भी बहुत काम के हैं। दैट इज सेक्शन नंबर 4 से लेके 77 कैपिटल A तक, ठीक है। आज हमें क्या करना है, आज हमें कुछ सेक्शन 3 की डेफिनेशन बैलेंस बची हुई थी, आज हम वो सारी खत्म करेंगे, ठीक है। चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे इधर आ जाओ जी। अब आपने लास्ट क्लास के अंदर मेरे ख्याल से हमने क्लेम वाली डेफिनेशन हमने समझ ली थी ना। आई थिंक लास्ट क्लास में हमने क्लेम वाली डेफिनेशन, कल जब मॉर्निंग में क्लास थी तो हमने क्लेम वाली डेफिनेशन समझ ली थी और ये दोनों जजमेंट भी हमने यहाँ पे समझ ली थी। और मेरे को पता नहीं क्यों याद आ रहा है, इन दोनों जजमेंट के ऊपर एक हमने केस स्टडी भी की थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे अगली डेफिनेशन जो यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सन की जो इंसॉल्वेंसी है वो रिजोल्व होती है सेक्शन 4 से लेके 77A जो हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो कॉर्पोरेट पर्सन में क्या क्या आएगा उसको यहां पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक बार चेक करो, वो कह रहा है कॉर्पोरेट पर्सन मींस अ कंपनी। तो पहली बात तो ये निकल कर है कि इंडिविजुअल यहां पे कवर नहीं होंगे, पार्टनरशिप फर्म यहां पे कवर नहीं होगी, लोकल अथॉरिटी यहां पे कवर नहीं होंगी, ये लोग यहां पे कवर नहीं होंगे, बस ये पर ध्यान दो।
तो उसने बोला पहली बात कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब यह है कंपनी, तो पहली बात कंपनी होना जरूरी है। तो कॉर्पोरेट पर्सन मींस अ कंपनी एज डिफाइन, जो कहां पे डिफाइन है, इन डिफाइन इन 220 मतलब 222 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब ये कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 जो है उसके क्लोज नंबर 20 में जो कंपनी की डेफिनेशन डिफाइन है वो उस कंपनी की बात कर रहा है। अब तुम्हें याद होगा जी 222 में कंपनी का डेफिनेशन में क्या डिफाइन है कि कंपनी का मतलब होता है ऐसी जो इनकॉर्पोरेटेड होती है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर या प्रीवियस किसी कंपनी लॉ के अंदर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसको हम कंपनी में कवर करेंगे। फिर उसने बोला ए एलएलपी। अब एलएलपी भी कॉर्पोरेट पर्सन है, मतलब सिर्फ कंपनी कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है एलएलपी। अब मैं इसलिए कह रहा हूं सर वैसे तो पार्टनरशिप फर्म, मैं दोबारा बोल दूं, वैसे तो पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी होता है। वैसे तो इनकम टैक्स में याद करो, इनकम टैक्स में पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी होता है। अगर मैं जीएसटी की बात करूंगा, जीएसटी के अंदर भी पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी होता है, बट आईबीसी के अंदर पार्टनरशिप फर्म डज नॉट इंक्लूड्स एलएलपी, क्योंकि एलएलपी को हम कॉर्पोरेट पर्सन वाली कैटेगरी में लेके जाते हैं और पार्टनरशिप फर्म को हम पार्ट नंबर 3 में लेके जाते हैं, उसकी इंसॉल्वेंसी पार्ट नंबर 2 में रिजोल्व नहीं होती। तो ये बात दिमाग में लेके चलना सर, क्योंकि जो कॉर्पोरेट पर्सन बनेगा उसकी इंसॉल्वेंसी पार्ट नंबर 2 में रिजोल्व होगी। तो कॉर्पोरेट पर्सन कौन बनेगा, उसने बोला या तो कंपनी या फिर एलएलपी, जो एलएलपी एक्ट में डिफाइन है, और एनी अदर पर्सन, और दूसरा कोई पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब जिसके लाइबिलिटी जो हो वो लिमिटेड हो, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट को भी कवर कर सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी तुम्हारी कॉर्पोरेट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होगी, पर उसने बोला शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। लो जी काम खत्म हो गया। वो कह रहा है कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो है ना वो कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है। अच्छा, अगर वो कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है तो वो कॉर्पोरेट डेटर नहीं बन सकता। हम अगली डेफिनेशन करेंगे कॉर्पोरेट डेटर की। कॉर्पोरेट डेटर में साफ साफ लिखा है कॉर्पोरेट डेटर मींस अ कॉर्पोरेट पर्सन। अब जो कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है वो कॉर्पोरेट डेटर नहीं है, जो कॉर्पोरेट डेटर नहीं है उसके डिफॉल्ट पे पार्ट नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर अगर ये डिफॉल्ट कर देते हैं तो इनकी इंसॉल्वेंसी पर गवर्नमेंट के लिए आईबीसी कोड एप्लीकेबल नहीं है। सर ये फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर प्रोवाइडर होते कौन है, जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। भाई जो पर्सन भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, एनबीएफसी हो गया, ये सब के सब कौन है, ये सब के सब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर वाली कैटेगरी में कवर होते हैं। बस ये पर ध्यान दो। तो उसने बोला फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कॉर्पोरेट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। अब उसने अगला यहां पे एक केस स्टडी दी है। अब केस स्टडी के अंदर कुछ नहीं है, केस स्टडी जो है वो हमारी यहां पर पहली बात तो जजमेंट है। अब जजमेंट जो है वो कौन सी है, दैट इज हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जजमेंट, और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है। अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बोला जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना ये तुम्हारा कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है, इस पे आईबीसी कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन है क्योंकि नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया इन्होंने बोला गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। अब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, वो एक कंपनी नहीं है, तो वो एक डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा ना इंडियन रेलवे, तो रेलवे एक डिपार्टमेंट है, रेलवे कंपनी नहीं है। जब कंपनी नहीं है तो उस पर आईबीसी कोड का मतलब ही नहीं है। तो उसने बोला नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये गवर्नमेंट की बॉडी है, ये कभी इंसॉल्वेंसी में नहीं जा सकती, ये कभी वाउंड अप नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि ये कंपनी नहीं ना, कंपनी वाउंड अप होती है। तो उसने यहां पर बोला देखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी which function as an extended limb of the central government as perform governmental function which obviously cannot be taken over by the RP, मतलब resolution professional इसको टेक केयर नहीं कर सकता, और by any other corporate body, और can और नोर कैन एनएचएआई अल्टीमेटली भी वाउंड अप, वो वाउंड अप भी नहीं हो सकती अंडर द कोड। फॉर ऑल द रीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू ईदर रीड इन और रीड डाउन द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। इसको हम कॉर्पोरेट पर्सन वाली डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। अब यहां से भी केस स्टडी फ्रेम हो सकती है। जब हम 22 तारीख को मिलेंगे वहां पर मैं तुम्हें केस स्टडी दिखाऊंगा कि देखो किस तरह से केस स्टडी फ्रेम हो सकती है। बट अभी दिमाग में लेके चलो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो ये बात कर रहा है नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक लिम्ब है, वो कंपनी वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। अगर वो कंपनी नहीं है तो कॉर्पोरेट पर्सन नहीं, अगर कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है तो उस पर पार्ट नंबर 2 इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। तो मोटा मोटी क्या निकल के आ रहा है, मोटा मोटी कॉर्पोरेट पर्सन मींस अ कंपनी, और फिर दूसरा एलएलपी, और तीसरा कोई अदर बॉडी जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी हो, बट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर
कॉर्पोरेट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होंगे। रटने वाला बच्चा भी ये बात ध्यान दे, हमने रेगुलर बैच के अंदर भी समझा था कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर यहां पे कवर नहीं होंगे। इट डजंट मीन उस पर कोड नहीं लगेगा, वो डेटर वाली कैटेगरी में कवर नहीं हो सकते। मतलब क्रेडिटर तो हो ही सकते हैं ना भाई, उन पे इंसॉल्वेंसी का लोन नहीं लगेगा। मतलब कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, उनकी इंसॉल्वेंसी यहां पे रिजोल्व नहीं होगी, बट वो किसी को लोन तो दे सकते हैं। तो ये बात ध्यान दो, जब वो बोल रहे हैं ना कि एफएसपी यहां पे कवर नहीं होंगे, तो एफएसपी यहां पे कवर ना होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो क्रेडिटर्स नहीं बन सकते, वो डेटर नहीं बन सकते। आगे जाके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। आगे देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है कॉर्पोरेट डेटर, ये सबसे मेन डेफिनेशन है। कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है? अच्छा, ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो कॉर्पोरेट डेटर होगा वही डिफॉल्ट करेगा और उसी की इंसॉल्वेंसी को हम रिजोल्व करेंगे। तो वो कह रहा है कॉर्पोरेट डेटर मींस अ कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट डेटर मींस अ कॉर्पोरेट पर्सन। पहली बात वो एक कॉर्पोरेट पर्सन, और कॉर्पोरेट पर्सन कौन होता है वो हम ऊपर देख चुके हैं। तो क्या नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया क्या कॉर्पोरेट डेटर बन सकती है? नहीं बन सकती। क्या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर क्या कॉर्पोरेट डेटर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, क्या वो कंपनी कॉर्पोरेट डेटर बन सकती है? बन सकती है। क्या एलएलपी कॉर्पोरेट डेटर बन सकती है? बन सकती है। तो उसने बोला मींस अ कॉर्पोरेट पर्सन हु ओ ए डेट, जिसने डेट लिया हुआ है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, टू एनी पर्सन, मतलब जिसने डेट लिया हुआ है किसी भी पर्सन से। मतलब मैंने अगर किसी भी पर्सन को पैसा देना है तो सिंपल सी बात है एनी पर्सन, मतलब क्रेडिटर जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, बट डेटर एफएसपी नहीं होना चाहिए। तो पैसा देने वाला बैंक हो सकता है, पैसा लेने वाला अगर बैंक है, मतलब बैंक ने एक पैसा लिया दूसरे बैंक से और ये बैंक डिफॉल्ट कर गया, तो गवर्नमेंट ने कहा वहां तो फिर आरबीआई चेक करेगा उसकी इंसॉल्वेंसी पे, ये इंसॉल्वेंसी का लोन नहीं लगेगा, वहां पर आरबीआई चेक करेगा उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व कैसे करना है। आगे देखो री, वो कह रहा है इफ ए कॉर्पोरेट पर्सन एक्सटेंड गारंटी फॉर द लोन ट्रांजेक्शन कंसर्निंग ए प्रिंसिपल बोरोर नॉट बीइंग ए कॉर्पोरेट पर्सन, इट वुड बी स्टिल कवर विद इन द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। ये आपकी जजमेंट है यहां पर सुप्रीम कोर्ट की। वो सिंपल सी बात कह रही है कि भैया अगर एक कॉर्पोरेट पर्सन ने किसी की भी गारंटी दी हुई है, चाहे वो इंडिविजुअल की गारंटी दी है चाहे वो कंपनी की गारंटी दी है, अगर गारंटी दी है कॉर्पोरेट पर्सन ने, तो इसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना ये पार्ट नंबर 2 ही लगेगा जी। मैं पता क्यों कह रहा हूं, होपफुली आने वाली 1-2 क्लास के अंदर आपको बताऊंगा पर्सनल गारंटर और कॉर्पोरेट गारंटर में फर्क होता है। पर्सनल गारंटर जो है ना वो इंडिविजुअल होता है। अब इंडिविजुअल ने कॉर्पोरेट पर्सन की गारंटी ली हुई है तो इस इंडिविजुअल को हम एनसीएलटी के पास लेके जाएंगे, बट अगर इंडिविजुअल ने इंडिविजुअल की ही गारंटी ली हुई है तो फिर इस इंडिविजुअल को हम डीआरटी के पास लेके जाएंगे। अगर कॉर्पोरेट पर्सन ने कॉर्पोरेट पर्सन की गारंटी ली हुई है तो पार्ट नंबर 2, और अगर कॉर्पोरेट पर्सन ने किसी इंडिविजुअल की गारंटी ली है तो भी पार्ट नंबर 2 ही लगेगा, क्योंकि गारंटी लेने वाला कॉर्पोरेट पर्सन है। तो वो ये बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है लक्ष्मीपत सुराना वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। क्या बात समझ में आ रही है जी? उसके बाद फिर यहां पर एक डेफिनेशन है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कौन होते हैं जी? क्रेडिटर मतलब जो पैसे देता है, मतलब जिसने पैसे लेने हैं वो क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। और मोटा मोटी क्रेडिटर जो है आईबीसी में ना वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर और एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। देखो यहां पे क्या लिखा है, क्रेडिटर मींस एनी पर्सन। तो पहली बात क्रेडिटर कोई भी हो सकता है। क्या एफएसपी क्रेडिटर हो सकता है? हो सकता है। क्या इंडिविजुअल क्रेडिटर हो सकता है? हो सकता है। क्या पार्टनरशिप फर्म क्रेडिटर हो सकती है? हो सकती है। क्या एचईएफ क्रेडिटर हो सकती है? हो सकती है। क्रेडिटर मींस एनी पर्सन, और पर्सन की डेफिनेशन में सब लोग आते हैं। तो क्रेडिटर मीन एनी पर्सन टू हुम अ डेट इज ओन, मतलब जिसको पैसा हमें देना है। इंक्लूड्स फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड ए डिक्री होल्डर। ये सब के सब जो हैं वो क्रेडिटर वाली कैटेगरी में कवर हो जाते हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे ना ये 2 जजमेंट हैं और इन दोनों जजमेंट का ना जो क्रक्स है वो क्रक्स सेम ही है। ये वाली जजमेंट जो है ये आपकी जजमेंट जो है यहां पे दैट इज दिगंबर भोंडवे वर्सेस जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ये उसकी जजमेंट है। और एक जजमेंट नीचे दी है सुशील अंसल वर्सेस अशोक त्रिपाठी, एनसीएलटी की जजमेंट, एनसीएलटी की जजमेंट यहां पे निकल के आ रही है। ये दोनों जजमेंट का क्रक्स बिल्कुल सेम है। अब क्रक्स सुनो, क्रक्स क्या वो ये बात कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कोई एक पर्सन ना किसी डिक्री का मतलब समझ गए? डिक्री का मतलब क्या होता है? डिक्री का मतलब जजमेंट, डिक्री का मतलब ऑर्डर। मान लो कोई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया
अब उस कोर्ट के ऑर्डर की वजह से आप क्रेडिटर बन गए। भाई कोर्ट ने बोला कि तूने सामने वाले बंदे से पैसे लेने हैं, तो मैं बन गया डिक्री होल्डर क्रेडिटर। मैं क्या बन गया? डिक्री होल्डर क्रेडिटर बन गया। अब जैसे मैं डिक्री होल्डर क्रेडिटर बना तो मैंने सामने वाले बंदे से पैसे लेने हैं, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि तूने पैसे लेने हैं। सामने वाला बंदा कह रहा है मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर की तरह एप्लीकेशन फाइल कर दी एनसीएलटी के पास कि भाई साहब ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है और इसकी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व कराओ। मैं एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन डाल रहा हूं, मैं एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन डाल रहा हूं। फिर दूसरा, या अगर मान लो मैंने एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर सेक्शन 9 में एप्लीकेशन डाल दी, जबकि हूं मैं डिक्री होल्डर क्रेडिटर, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी कह रहे हैं कि भाई साहब डिक्री होल्डर क्रेडिटर आईबीसी के अंदर सीआईआरपी की एप्लीकेशन नहीं डाल सकता, क्योंकि सेक्शन 7 सेक्शन 9 इन दोनों सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के क्रेडिटर्स को एप्लीकेशन डालने की पावर दी गई है, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर और एक ऑपरेशनल क्रेडिटर। हां, अगर डिक्री होल्डर क्रेडिटर जो है, अगर वो एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर है, अगर वो एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर है, फिर वो एप्लीकेशन डाल सकता है एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर सेक्शन नंबर 7 में। सर वो हमें कैसे पता लगेगा? अगर मान लो कोई डिक्री आई है, कोई कोर्ट का ऑर्डर आया, किस रिगार्डिंग? लोन के रिगार्डिंग, कि हां भाई तूने सामने वाले बंदे को लोन दिया था, तो तेरे को सामने वाले बंदे से लोन लेना है, तो लोन एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो गवर्नमेंट ने बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो गवर्नमेंट ने बोला हां तूने सामने वाले बंदे को मटेरियल सप्लाई किया था, उसकी तुझे पेमेंट लेनी है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर है। बट अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई लोन की बात यहां पे हो ही नहीं रही, गवर्नमेंट ने बोला कि हां भाई तूने सामने वाले बंदे से पैसे लेने हैं, अब तू जो तेरा डेट है वो तेरा ना तो फाइनेंशियल डेट वाली कैटेगरी में कवर हो रहा है, ना तेरा डेट ऑपरेशनल डेट वाली कैटेगरी में कवर हो रहा है। अब अगर वो फाइनेंशियल डेट वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, ऑपरेशनल डेट वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा तू ना तो फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर है ना ऑपरेशनल है, इसलिए तू है चाहे क्रेडिटर है डिक्री होल्डर, बट तू एप्लीकेशन डाल नहीं पाएगा ना 7 ना 9 में। तो सर फिर ऐसे जो डिक्री होल्डर क्रेडिटर होते हैं, तो फिर वो एप्लीकेशन कहां डालेंगे? तो उनकी मतलब उनको अगर एप्लीकेशन डालनी है तो वो एप्लीकेशन कहां पे डालेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला जी वो एप्लीकेशन डालेंगे वो फिर सिविल कोर्ट में जाएं या वो डीआरटी के पास जाएं, बट एनसीएलटी के पास वो एप्लीकेशन नहीं जा सकती, क्योंकि एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन डालने की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर को है और ऑपरेशनल क्रेडिटर को है। देखो यहां पर क्या लिखा है जी, कह रहे वी फर्दर रिजेक्ट, देखो ना, रिजेक्ट द सबमिशन दैट बिकॉज इन सेक्शन 310 ऑफ आईबीसी कोड क्रेडिटर द डिक्री होल्डर इज इंक्लूड, बिल्कुल डिक्री होल्डर इंक्लूड है, अच्छी बात है। इट शोज दैट डिक्री गिव्स कोज टू इनिशिएट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी, सेक्शन 3 ऑफ पार्ट 1 of INB code, part 2 of INB code deal with insolvency resolution and liquidation of corporate person। मतलब वो कहना चाह रहा है कि एप्लीकेशन कौन डालेगा, तो उसके लिए पार्ट नंबर 2 पढ़ना है, और पार्ट नंबर 2 में आपकी जो सेक्शन 7 और 9 है वो पार्ट नंबर 2 में है, और जो सेक्शन 3 कह रहा है क्रेडिटर इंक्लूड डिक्री होल्डर क्रेडिटर, ये सेक्शन 3 है, ये 5 नहीं है। और अगर पार्ट नंबर 2 के लिए हमें डेफिनेशन पढ़नी है वो पार्ट नंबर 2 में है, सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन 5 प्रीवेल करेगा सेक्शन 3 पर, क्योंकि स्पेसिफिक लॉ ऑलवेज ओवररूल जनरल लॉ, तो अभी हम 3 पढ़ रहे हैं। तो उसने बोला इट्स ओन सेट ऑफ डेफिनेशन, सेक्शन उसकी डेफिनेशन सेक्शन 5 में है। अगर आपको अपना एप्लीकेशन डालनी है कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, सेक्शन 310 डेफिनेशन ऑफ क्रेडिटर इंक्लूड फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, डिक्री होल्डर, बट सेक्शन 7 और 9 डीलिंग विद फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर डू नॉट इंक्लूड डिक्री होल्डर टू इनिशिएट सीआईआरपी अंडर पार्ट नंबर 2। देखो वही बात कह रहा है। और आप अगला देखोगे एनसीएलटी, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पर एनसीएलटी कहता है हेल्ड दैट नो डिग्री होल्डर हु इज कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ क्रेडिटर section 310 of the IBC can come within the ambit of class of financial creditor. This implies that decree holder is not permitted to incorporate any corporate CIRP process against the corporate debtor with the sole objective of executing a decree under it। वो क्या कहना चाह रहे हो भाई, जो डिक्री आई है उसके अगेंस्ट उसके पास पैसे लेने का अधिकार है, वो एप्लीकेशन नहीं डाल पाएगा। बस ये पर ध्यान दो, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बस ये बता दो। क्लियर है? पक्का पक्का? तो यहां से केस स्टडी बन सकती है जी, ठीक है ना, यहां से 100% केस स्टडी तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकती है। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। आगे देखो फिर अगली डेफिनेशन जो है वो हमारी डेट की डेफिनेशन है। अब डेट तो आपको पता ही है, डेट एक लाइबिलिटी है, डेट एक ऑब्लिगेशन है जो सामने वाले बंदे को हमें पे करना है।
तो देखो वही लिखा है, डेट मींस अ लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी है और एक ऑब्लिगेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए क्लेम। किसके रिगार्डिंग? एक क्लेम के रिगार्डिंग, जो मैं तुम्हारे ऊपर ठोक रहा हूं, हाँ भाई मैंने तुमसे इतने पैसे लेने हैं, तो तुम्हारी एक लाइबिलिटी है, तुम्हारा एक ऑब्लिगेशन है, विच इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन, ये पैसा किसी को भी तुम्हें देना पड़ सकता है, एंड इंक्लूड अ फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट, मतलब इस डेट में फाइनेंशियल डेट भी कवर हो सकते हैं और इस डेट में ऑपरेशनल डेट भी कवर हो सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो डिफॉल्ट। अब वो कह रहे हैं डिफॉल्ट मींस, ध्यान से पढ़ना, डिफॉल्ट मींस नॉन पेमेंट ऑफ डेट, नॉन पेमेंट ऑफ डेट व्हेन होल और एनी पार्ट और installment of the amount of debt has become due and payable and is not paid by the debtor or the corporate debtor or as the case may be। मतलब कहना चाह रहे हैं कि डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट या सारी इंस्टॉलमेंट अगर आपने डिफॉल्ट मतलब पे नहीं की, अब यहाँ पे होली और पार्टली की बात हो रही है, आपने सारी इंस्टॉलमेंट नहीं की तो भी आप डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में कवर हो, आपने पार्टली इंस्टॉलमेंट नहीं की तो भी आप डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में कवर हो, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। तो उसने बोला डिफॉल्ट के अंदर होली और पार्टली दोनों की बात यहाँ पे हो जाती है। अब देखो डिफॉल्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 312 ऑफ द कोड, इज वेरी वाइड, ये बहुत वाइड डेफिनेशन है। टर्म्स एज ए नॉन पेमेंट ऑफ डेट वंस इट बिकम ड्यू एंड पेबल विच इंक्लूड नॉन पेमेंट ऑफ इवन पार्ट देयर ऑफ और एन इंस्टॉलमेंट अमाउंट, मतलब चाहे आपने थोड़ा सा पैसा पे नहीं किया या आपने कोई सिंगल इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं की ना, तो भी वो डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में आएगा, तो भी वो डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा अगर आपने सिंगल इंस्टॉलमेंट भी टाइम पर पे नहीं की। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सामने वाली पार्टी को 20 इंस्टॉलमेंट देनी है, 19 इंस्टॉलमेंट टाइम पर है, एक इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा वो डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में कवरेज। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 312 ऑफ द कोड इज एक्चुअल नॉन पेमेंट बाय कॉर्पोरेट डेटर व्हेन ए डेट हैज बिकम ड्यू एंड पेबल। तो यहां पर वो कह रहा है कि एक्चुअल नॉन पेमेंट होनी चाहिए, मतलब अगर एक डेट ड्यू हो चुका है, पेबल हो चुका है, बट आपने पे नहीं किया तो वो डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद फिर यहां पे बस ये मोटा मोटी यहां पे एक डेफिनेशन निकल के आती है, एक बार मैं और चेक कर लेता हूं जी। यहाँ पे और डेफिनेशन आई थिंक सेक्शन नंबर 3 में और डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे नहीं है, एक मिनट देख लेता हूं बस मैं। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमारे किसी काम की नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन किसी काम की नहीं है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गया, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस मैंने आपको बता दी, फाइनेंशियल सर्विस का मतलब डिपॉजिट हो गया, लोन लेना हो गया, लोन देना हो गया, ठीक है, ये आपका अपना फाइनेंशियल सर्विस वाली कैटेगरी में कवर हो गया। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं मैंने बता दिया, जो वो पर्सन जो फाइनेंशियल सर्विस देते हैं वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, सब आ गया जी। फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर एक डेफिनेशन है, फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर ये कौन होते हैं? जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को रेगुलेट करते हैं। जैसे मान लो बैंकों को रेगुलेट करने वाला कौन है? आरबीआई। टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करने वाला कौन है? टीआरएआईएच। इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेशन करने वाला कौन है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। तो मतलब जो रेगुलेटर मतलब जो उन कंपनीज को रेगुलेट कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपको बता दिया मैंने, वो तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी भी डिस्कस कर लिया, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भी डिस्कस कर लिया। फिर अगली डेफिनेशन जो है वो आपकी पर्सन की डेफिनेशन है। पर्सन की डेफिनेशन जो तुमने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ी थी, इंडिविजुअल, एचईएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब के सब पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होते हैं। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है। तो आपकी मोटा मोटी बस यही डेफिनेशन यहां पे निकल के आ रही है। अब यहां पे बस हाँ एक दो बात और सुन लेना, जो हमारी ट्रेड यूनियन है उन्हें क्वेश्चन ही आया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ट्रेड यूनियन इज एन एंटिटी एस्टेब्लिश अंडर ए स्टैट्यूट द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड देयरफॉर ए पर्सन अंडर सेक्शन 323 ऑफ द कोड। इस जजमेंट के अंदर वो कहना चाह रहा है कि हम इस पर्सन को यहां पे इंक्लूड करेंगे। मतलब अच्छा मतलब यूनियन, वो कह रहा है ट्रेड यूनियन को हम पर्सन वाली कैटेगरी में कवर करेंगे, वो बात कह रहा है ट्रेड यूनियन इज एन एंटिटी एस्टैब्लिश अंडर ए स्टैट्यूट दैट इस केस के अंदर एंड देयरफॉर ए पर्सन अंडर 323 ऑफ कोड दिस। फिर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ पर्सन। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आती फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन सेक्शन नंबर 9। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कैन नॉट स्यू एंड यूज अनलेस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोप्राइटर। ऑब्वियस सी बात है, मतलब प्रोप्राइटर एप्लीकेशन डालेगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं, प्रोप्राइटर। अगर वो प्रोप्राइटर है तो वो इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल है तो फिर वो यहां पे पर्सन वाली कैटेगरी में आएगा।
उसके बाद सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न नॉट बीइंग ए पर्सन, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं कर रहे। एंड ऑल्सो देयर इज ए प्री रिक्विजिट डिस्प्यूट कैन नॉट फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन नंबर 9। अच्छा, ये तो इसको हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैंने इन्होंने ये बताया कि सेक्शन 7 में कौन डालेगा और 9 में कौन डालेगा। तो अभी हम 7 और 9 जब CIRP के अंदर करेंगे ना, ये केस लो दोबारा से वापस आएंगे आपके। तो आप एक बार मॉड्यूल खोल के अगर बैठे हो, वो 3 केस लो दिए होंगे, सोल प्रोप्राइटरी वाला, ट्रेड यूनियन वाला, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न वाला। इसको पेंडिंग लिखनी है, पेंडिंग लिख दो, क्योंकि जब 7 to 9 वाले सेक्शन करेंगे ये तीनों के तीनों उसके अंदर दोबारा से आएंगे। ठीक है, चलो बाकी बस यहाँ पे फिर कुछ नहीं है। बाकी फिर हमारी सेक्शन 5 की अब डेफिनेशन है, बट 5 से पहले हमारा 4 स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आज इतना ही करेंगे, छोटी सी क्लास। मेरे को था कि तुम्हारी क्लास मिस ना हो, चाहे थोड़ी सी हो, बट कम से कम एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लें। ठीक है, और इसके केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे 22 तारीख को। तब तक के लिए 5 क्लास फटाफट से रिवाइज कर लेना और तैयारी अपनी चला के रखते रहो। जितना हो सके उतना रिवीजन करो, जितना हो सके उतनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, अगर तुम्हें IBC के अंदर बढ़िया नंबर लेने हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, बाकी गुजरात, अहमदाबाद और सूरत वाले बच्चों से हम मिलेंगे कल 19 तारीख को हम मिल रहे हैं अहमदाबाद, तो सारे बच्चे पहुंच जाना पक्का पक्का। और 21 तारीख को हम मिलेंगे सूरत के अंदर। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच।